सब गलत थे सर टेस्ट में। यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब किसमें, मैथ्स में? सर मैंने रिपोर्ट तक करा एकेडमिक्स डिपार्टमेंट को, कोई रिप्लाई नहीं आया वहां से। मैथ्स में? सर मैथ्स में और मुझे फिजिक्स में भी डाउट है, दोनों में डाउट है मुझे। अच्छा देखते हैं अभी। सर मैथ्स में 3 क्वेश्चन गलत थे। 3 क्वेश्चन गलत थे। सर फिजिक्स में भी एक या दो क्वेश्चन गलत है। 1 मिनट रुक जाओ। सर क्वेश्चन आंसर जो हमने सही दिए हैं ना उनको गलत बता रहा है एल्गोरिथम। यस सर। हाँ फिजिक्स में गलत था और केमिस्ट्री में भी था एक। और मेरा वही गलत हो गया। सर कम 95 तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था मैं, 87 पर अटक के आ गया। एक मिनट। ये है टेस्ट ना, टेस्ट NTSC। कौन सा क्वेश्चन है, किसमें डाउट है? क्वेश्चन नंबर बोलो। 43 सर 41, 42, 43, 60 ये मुझे याद है यहाँ तक, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। 41 देख लेते हैं पहले 41 देख लेते हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, ये लिखा हुआ है x/y + y/x, है ना। x/y + y/x इज इक्वल टू -1। देन सर ये बिल्कुल सही था, इसका आंसर आ रहा था बहुत इजी। जीरो है सर जीरो ये है, आंसर जीरो आ है। रहा था। सर जीरो है, जीरो आंसर है। हाँ 0 आंसर है और C आंसर दिया हुआ है। हाँ सही था ये। इसका तो सर जीरो था। एक्चुअली सर क्वेश्चन में 43 सर मैं बताऊं, मेरे को क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सर बुरा ये हुआ है, मेरे को जीरो क्वेश्चन है। गलत है। ओके 43। हाँ 54। रुको पहले 43 देख लेते हैं। 43 में पहले 43 में देखो, ये लिखा हुआ है, एक मिनट कॉपी करते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि one of the zeros of cubic polynomial is -1, ठीक है। one of the zeros is -1, तो बाकी कह रहा है कि then the product of other 2 zeros, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू -1, ये गामा है, गामा को ही -1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, है ना। नहीं मतलब अल्फा बीटा ऑप्शन तो कितना? पता ही नहीं है सर। रुको तो सही, ऑप्शन तो है ना, ऑप्शन दिख रहा है मुझे इसमें, B - A + 1 है, ऐसे कुछ ऑप्शन है। तो सर फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट है। सर फर्स्ट करेक्ट है होगा। करेक्ट है लेकिन सही नहीं आया था यस सर। सर B - A + 1 सॉरी अल्फा बीटा -C के बराबर आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा -C के बराबर हो गया, क्योंकि -1 इसका 0 है, तो -1 इसमें पुट करेंगे ना, x³ + ax² + bx + c में, अगर x की जगह -1 पुट करोगे। ये तो सही क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ, मुझे करने दो, ठीक है। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बीटा C है, -C है, तो -C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -C की वैल्यू हो जाएगी a - b - 1, ठीक है। देखो -C निकालना था तुम्हें, तो -C निकालना था, तो इसमें आंसर आ जाएगा, कौन सा आंसर आया भाई? a - b - 1 आ रहा है, रुक जाओ देखें, a - b - 1। सर अल्फा बीटा इक्वल्स टू C होगा, अच्छा सॉरी, क्योंकि अल्फा C बीटा फोर्थ C होगा, टर्म है। यस सर। ये यहाँ -C पे होता है, यस -C सर। होता है, तो ये C हो जाएगा, तो C हो जाएगा तुम्हारा C हो जाएगा, ये सॉरी C हो जाएगा -a + b + 1, ये होगा ना। C की वैल्यू हो जाएगी
b माइनस a प्लस 1, ये हो जाएगी b माइनस a प्लस 1। यस सर, Yes, sir. फर्स्ट Yes, sir, यही ऑप्शन। वैल्यू Yes, है। sir. b माइनस, ये आंसर है। हाँ Yes, सर मैंने yes, टेस्ट yes. में यही किया था लेकिन गलत आ रहा हाँ, था। इसमें आंसर गलत है, आंसर की गलत है, सही कह रहे हो तुम, आंसर की में डी दिया हुआ है, ये गलत है। हाँ, पहला आंसर है। ये कौन सा था? 43 था। नेक्स्ट बोलो। यस सर 44। 44 44 है। एक मिनट रुक जाओ, कॉपी करने दो। ये है जैसे समझ नहीं आया। सर टोटल इसका आंसर DRI। 5 आना चाहिए सर इसका। सर इसका 5 होना चाहिए था लेकिन गलत दिखा रहा है। क्वेश्चन बढ़िया गलत है, 5 है सर। वो 8 की जगह 28 होना चाहिए। डियर मान लो x है, ठीक है, और डक्स मान लो y है, ठीक है। तो इसके 2 पैर होते हैं और इसके 4 पैर होते हैं डियर के। तो इसमें लिखा हुआ है कि लेग्स को छोड़ के बाकी सब कुछ ले गया है ना। तो 38 लेग्स हैं, है ना। तो 14 टोटल डियर डक्स थे, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू तो 14 दे रखी है, 14। और उसके बाद ना कह रहा है कि लेग्स को छोड़ के ऑल द स्टफ्स एक्सेप्ट लेग, है ना। 4x plus 2y is equal हाँ, to 38 वाली equation। 4x प्लस 2y हो जाएगा 38, मतलब 2x प्लस y इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। 4 पैर होते हैं तो x हैं डियर्स, तो 4x हो जाएगा, और फिर डक अगर y हैं तो 2 पैर होते हैं तो 2y हो जाएगा, और सब मिला के 38 है। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों को सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। x की इक्वेशन वैल्यू आपने बनाया था। हाँ, x की वैल्यू 5 है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और पूछा क्या है? सर ये दिया अच्छा, हुआ था। डियर निकाल दिया है। डियर है, डक निकाल दिया होगा आई थिंक, है ना। डक दे दिया है इसके अंदर, क्योंकि डक आएगा 9, है ना। डक आएगा 9 और फिर वो 9 आंसर दे रखा है। ओके ओके ओके, ये डियर की जगह डक होना चाहिए था, नंबर ऑफ डक्स होना चाहिए था। ओके, ये भी मिस्टेक है, सही कह रहे हो। ये 2 मिस्टेक दिख गई मुझे। सर 60 क्वेश्चन देखो, 60 सुनो, क्वेश्चन। जिन बच्चों को 54। सुनो, इसका मैं सही तरीका बता देता हूँ क्या है कि ये टेक्निकल जो एरर आ रही है ना, वैसे अगर ये हम लोग नॉर्मल तरीके से करते, जो मतलब क्लासेस चलती हैं, सब कुछ होता ना, तो उसमें ये करेक्शन दिख जाता है और फिर ना हम करेक्शन लगवा देते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन में आई थिंक इंस्टेंट रिजल्ट आता है। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा Yes, sir. तो इसमें ना तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग जो रिजल्ट आ रहा है उसमें तुम अपने जितने भी क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन अभी तक दिख गए हैं कि गलत थे, मतलब आंसर, उसके आंसर की में मिस्टेक है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन जिसने सही कर रखा है, तो आप अपने मन में आप सोच लो कि मैं वैसे कोशिश करूंगा कि बिल्कुल एरर फ्री हो जाए, एक भी गलती ना हो, ठीक है। आगे से ये ट्राई हम लोग डेफिनेटली करेंगे कि आगे से कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन अभी के लिए तुम लोग चाहो तो 2 नंबर अपना ऐड कर लेना। अभी तक 2 क्वेश्चन में इश्यू आ रहा था, तो उन दोनों क्वेश्चन में अगर तुम लोगों ने सही कर रखा है तो ऐड कर लेना अपने अपने यस सर, मार्क्स। ऐड कर लिए। सर 54। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर 54 गलत था। यस सर 54 में 2 आंसर है। 54 क्वेश्चन। याद ही नहीं है बस। 54 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, इसका लोएस्ट वैल्यू का है। तो क्या होता है? 4ac, नहीं 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a, है ना। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 16/4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा -8/4। -8/4 का मतलब -2 होगा इसका मिनिमम। सर ये ऑप्शन था ही नहीं उसमें। ऑप्शन ही था सर। ऑप्शन ही नहीं था ऑप्शन ही इससे कुछ भी गलत अगर कर आप ऑप्शन के लिए वैल्यू पुट करके देखे तो सर ऑप्शन में भी 2 आंसर बनेंगे। अगर ऑप्शन -2 ही होगा, -4 लिखा हुआ है आंसर में, गलत है वो, -4 नहीं होगा। ऑप्शन में नहीं था सर। -2 होना चाहिए था, -4 आंसर में लिखा हुआ है, गलत है वो, -4 नहीं होगा, ठीक है। ये -8/4 -2 होता है। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन है? सर ये वाला एक बार समझा सकते हो आप? क्या? जी सर, ये फॉर्मूला जो था वो क्या होता है? फार्मूला वीडियो पढ़े हुए हैं, वीडियो देख लो। 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a होता है। 4ac minus b square upon 4 मॉड्यूल में दिया होगा। नेक्स्ट बोलो, और क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 60 देखो। ऑल ऑफ द अबव नहीं है आंसर। यस नहीं सर वही आ रहा था, सर वही आ रहा था। 4 पावर 11 से लेकर के कहां तक है? सर 15 तक। सर सर सही बस है 4 इसका। पावर, सर ये इसका सही सही है। है, बस
4 कॉमन लेके बाकी जो हाँ। ब्रैकेट्स में आएगा उसको ऐड करेंगे, वहां पे 341 आ जाएगा। Yes, sir. सर नहीं नहीं, ये 11 मुझे भी याद है, ये क्वेश्चन सही मैंने था सॉल्व ये। करके दिया हुआ था, सॉल्व सही करके था भी ये। दिया हुआ था, ये मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन। ये ऐसा आएगा ना, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स बनेंगे, ये मुझे ध्यान आ गया, ये क्वेश्चन मैंने देख के दिया था। कितने है ना, 3 और 5 है ना, 4 पावर 4, तो 4 पावर 11, और ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कितना होगा भाई, 1 प्लस 4 प्लस 6, 341। 341 आएगा ना। 341 देखना किसी से ना ये डिविजिबल होता है 13 और शायद इससे 19 से, करके देख लेना। यस सर, 13 और 19 से हो जाएगा, है ना, मतलब जो भी आएगा इसका सम, जो भी आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, तुम लोगों ने बोला मैंने लिख दिया है, तो जो भी आएगा इसका सम वो देखना, वो 11 जो भी आंसर में है ना, आंसर में क्या दिया हुआ है वैसे 1131, हाँ, तो 11 और 31 से डिविजिबल होगा, और 1131 से अगर होगा तो डेफिनेटली वो 341 से भी होगा, क्योंकि 11 इंटू 31 जो है वो 341 होता है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर, तो इसमें इश्यू नहीं था। 3 क्वेश्चन में सर 45। 45 में भी दिक्कत है। ये 68। सर 45 बता दो। ये बस 68 बता दो। 45। अच्छा, ये देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए, क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लग रहा है इसीलिए पूछ रहे हो? सर नहीं, जो क्वेश्चन है, जो मेरा आंसर आया था वो मैच नहीं कर रहा था। कैसे बड़ा कंफ्यूजिंग था 40। देखो तो समझ नहीं आया। ठीक है, ये क्या छप गया, एक मिनट रुक जाओ, कॉपी करने दो। ये है, देखो सर इसमें 4 इक्वेशन बन रही थी, बहुत लंबा गया था ये, 6 मिनट तक किया था क्वेश्चन। चलो मुन्ना सर की बहुत एज मान बढ़िया लेते हैं क्वेश्चन था एक्स ये, है, हाँ सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है सर, इसमें आ गया था मेरा। बहुत इजी था हाँ सर। ठीक है। 36 आंसर है। हाँ, सेकेंड एल्डेस्ट की मान लेते हैं जेड है, मुन्ना की एम मान लेते हैं इसको, है ना, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, यंगेस्ट, यंगेस्ट जो है उसकी एज जेड मान लो। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या दिया हुआ है, एम की वैल्यू जो है ना वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि 9 ईयर्स हैंस, 9 ईयर्स हैंस जो है ही विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ एल्डेस्ट टू। एल्डेस्ट टू का मतलब x प्लस 9 और y प्लस 9 के बराबर होगा, क्योंकि 9 साल बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो भी x प्लस 9 का हो जाएगा और जो सेकंड लार्जेस्ट चाइल्ड है वो भी y प्लस 9 हो जाएगा, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 9, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड 3 ईयर्स आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद 3 साल के बाद, मतलब 9 साल के बाद 3 साल के बाद, मतलब 12 साल के बाद, 12 साल के बाद कह रहा है कि ये इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ एल्डेस्ट सन एंड यंगेस्ट। एल्डेस्ट और यंगेस्ट का मतलब x प्लस 12 y प्लस x प्लस 12 और z प्लस 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से इक्वेशन बन जाएगी m इज इक्वल टू x प्लस z प्लस 12, और तीसरा इक्वेशन कह रहा है 3 ईयर्स अगेन आफ्टर दैट, है ना, अगेन 3 ईयर्स आफ्टर दैट, मतलब 15 साल के बाद। 15 साल के बाद क्या आएगा, 15 साल के बाद आएगा वो एजेस ऑफ हिज 2 यंगेस्ट चिल्ड्रन, मतलब y प्लस 15 और z प्लस 15 के बराबर कह रहा है, तो एक 15 से एक 15 कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी y प्लस z प्लस 15। ये तीसरा चौथा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये तीसरा इक्वेशन है, और ये चौथा इक्वेशन है। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे करेंगे पता है, सीधा सीधा ना यहाँ से सेकंड, और ये देखो इसको फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दो, तो तुम्हें सीधा सीधा क्या मिलेगा, z की वैल्यू 9 मिल जाएगी फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि दोनों m के बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस 9 के बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस 9 के बराबर होगा, तो x y कैंसिल हो जाएंगे, z की वैल्यू 9 आ जाएगी। ऐसे ही इसको थर्ड को और फर्स्ट को बराबर कर दो, तो तुम्हें इसमें x प्लस जेड एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 12, और कंपैरिजन से होगा ये। हाँ, और इसके बाद ये फोर्थ इक्वेशन है, इसको इक्वेट कर दो, तो इससे तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी 15, ठीक है, और जो m की एज होगी तो वो हो जाएगी कितना, 36 होगी। हाँ यही है m36, इक्वेट करते जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट को और सेकंड को इक्वेट कर देंगे तो उससे आ जाएगा, सारे आ जाएगा। हो गया जी, और भी है कोई? क्वेश्चन भी आपका बनाया हुआ है ना? हाँ बोलो, और कोई डाउट है बेटा? क्वेश्चन 58।
58 देखते हैं। Find the least five number of 5 digits, 5 डिजिट का नंबर that is exactly divisible by 79। ये तो तुम्हें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। सर आंसर बी आ रहा है लेकिन क्वेश्चन मतलब गलत दिखा रहा है वो। सर बी सही है। बी सही है। बी सही है बट क्वेश्चन मतलब आंसर गलत आ रहा Find है। the least number of 5 digit that is exactly divisible by 79। तो एक 1000 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 10,000 आई थिंक। यस सर। यस सर। 10,000 को 79 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और सर जो तो रिमाइंडर आएगा वो 79 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रुक जाओ, हाँ 1000 में ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे 79, तो ये 21 हो जाएगा आई थिंक। हाँ सही है, 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा ये आ गया तुम्हारा 52, फिर 0 आएगा। 7 के टेबल में जाएगा ये। सर 6 के टेबल में जाएगा। अच्छा 6 में जाएगा। ये आया तुम्हारा 6 और ये कितना होगा 46 आई थिंक 40 से, हाँ तो 46 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो 46 इसमें तुम 46 नहीं, तुम क्या करोगे इसमें 79 में से माइनस करो 46। एक सेकेंड, 46 अगर हम इसमें 46 ऐड करने से थोड़ा डिविजिबल हो जाएगा, 40 माइनस करना पड़ेगा तो ये 3 हो जाएगा। 33 अगर ऐड कर देंगे ना तो डिविजिबल हो जाएगा। क्या कहते हो? सर हम क्वेश्चन में सर ये 127 वाला ले ऑप्शन सकते मैंने थे ना। डाला था। 43 मैंने हाँ तो सारे ऑप्शन में यस सर बी करेक्ट है। तो सारे ऑप्शन में डिवाइड करके सर हम देख लोगों ने लिया था। डायरेक्ट 46 क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर दिया? 46 कैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा वो 5 डिजिट सर का हम सबसे क्वेश्चन छोटा नंबर। 127 ले सकते हैं ना। हाँ अच्छा हमें सर ऐड ही क्वेश्चन करना है। 127। नहीं नहीं, वो सब चीज हो गया, जहाँ पे करते थे वो वहां पर करोगे ना, यहाँ सब जगह थोड़ी वो लगा सकते हैं ठीक है, सर समझने के लिए क्या कर लग सकते रहा है सर, आप सर हमें समझ 5 नहीं आ डिजिट का 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर चाहिए था हमें। तो 46 रिमाइंडर आ रहा है 10,000 में, हमने क्या देखा कि 46 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें जो है इसमें अगर मान लो 33 हम ऐड कर दें, अगर इसके अंदर 33, ये 46 आ रहा है, 46 79 में से माइनस करो 33 आएगा। अब 33 अगर इसमें ऐड कर दिया जाता ना 10,000 में, मतलब 10,033, तो वो क्या हो जाता, फिर वो डिविजिबल हो जाता, ठीक है। यस सर, समझ समझ में आ गया ठीक है, तो इसका सर। आंसर बी आएगा, बी आंसर सर आएगा। मैंने ऑप्शन को डिवाइड करके डायरेक्ट देख लिया। हाँ लेकिन मिस्टेक सर वो है, रॉन्ग दिखा रहा है हमारे वाले में। वही तो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि वो गलत है। मतलब इसमें कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 4 क्वेश्चन हो गए, 3 या 4 हो गए? सर 3 हो गए। 4 हो गए। यस सर 4 हो गए। 4 हो गए, हाँ। तो चारों क्वेश्चन को आप लोग अपने मार्क्स में ऐड कर लेना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में मिस्टेक थी, आंसर की में मिस्टेक थी, तो इन चारों क्वेश्चंस को आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। अब मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूंगा अगली बार से कि ऐसे इसने मिस्टेक ना हो। पता नहीं ये कैसे हो गया, एक बार तो मैंने सॉल्व किया भी था 1-2 क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिया था रैंडमली। उन क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से हो सकता है दिक्कत, पता नहीं कैसे हो गई है। चलो अगली बार से इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगली बार से ये मिस्टेक नहीं होगी। और अभी तुम लोग मार्क्स अपने ऐड कर लेना, ठीक है। तो मतलब टोटल अभी तक 3 क्वेश्चन गलत हो गए। हाँ आंसर की में मतलब कह सकते हैं मिस्टेक है, आंसर की में मिस्टेक है। तो जिन बच्चों ने अपना सही कर रखा होगा वो तो समझ ही गए होंगे कि भाई कितने मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स आप ऐड कर लो, जो भी है ना, 2 या 3 क्वेश्चन को आप ऐड कर लो तो वो क्लियर हो जाएगा। आज क्या करना था हमें? सर आज पता नहीं सर आप और सर वर्ड प्रॉब्लम्स करने थे। वर्ड प्रॉब्लम करना था। हाँ हाँ हाँ, यस सर। माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो। चलो देखो, आप क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। समय शुरू होता है अब। 1 2 3। ये क्वेश्चन के चक्कर में चाय भी ठंडी हो गई मुझे।
13 is right. 13 कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। यस सर सर मॉड्यूल में सी आ रहा था आंसर, वैसे भाई, सी है आंसर। मॉड्यूल में देख करके बता के कैसे बता रहे हो तुम? नहीं सर मैंने कल सॉल्व किया था, अच्छा, सॉल्व किया है। इसलिए बता रहा हूँ, कल सॉल्व किया था मैंने। कौन बोल रहा था ये कौन था? किसने सॉल्व किया था? सर हर्षुल। अच्छा, यस ठीक सर। है। वैसे मुझे दिखता नहीं है ना, मैं जब ये वर्ड का ओपन करके रखता हूँ फाइल, तो फिर मुझे दिखता नहीं है कि कौन बोल रहा है। ओके जी, ठीक है जी। देखो ये रहा बकेट, और वेट ऑफ द बकेट नो वाटर इज, अच्छा, और ये रहा बकेट पानी से भरा हुआ, ये है बकेट, ठीक है, और ये है पानी से भरा हुआ बकेट। ओके, मान लेते हैं कि एम्प्टी बकेट का जो वेट है, एम्प्टी बकेट का जो वेट है x किलोग्राम है, ठीक है, और वेट ऑफ वाटर लिख देते हैं इसमें, वेट ऑफ वाटर व्हेन बकेट इज फुल, ये मान लेते हैं y किलोग्राम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन अ बकेट इज हाफ फुल द वेट ऑफ बकेट इन वाटर इज 10, मतलब आधा भरा हुआ है, तो भाई अपना तो बकेट का वेट होगा ही, और y जो है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि पानी का वेट इसमें आधा भरा हुआ है ना, तो आधा हो जाएगा, तो ये 10 किलोग्राम है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद कह रहा है बकेट इज 2/3 फुल, 2/3 फुल का मतलब एक तो खाली बकेट का जो वेट होगा ही, और 2/3 पानी उसके अंदर भर दिया तुमने, तो 11 किलोग्राम का हो गया, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आई थिंक इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 में से y/2 माइनस करेंगे, क्या आएगा भाई, 1 आ जाएगा। सेकंड में से वन को माइनस कर दिया बेटा, है ना, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो x कैंसिल हो जाएगा, और 2/3y माइनस y/2 आपका 1 के बराबर आ जाएगा। 11 माइनस 10 1 होता है, और फिर एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 6 आ गई, और y की वैल्यू 6 रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, y की वैल्यू 6 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, 7। When what is the total weight in kilogram when the bucket is completely full? Obviously कितना, x plus y तो होगा वो वेट, ठीक है, जब पूरा पानी भरा रहेगा, तो 13 हो जाएगा, 13 किलोग्राम। सही है, ये तुम लोगों ने सही आंसर निकाला है, 13 ही आंसर होगा। आंसर की में मिस्टेक है, अगर मॉड्यूल अगर किसी ने सॉल्व किया हुआ है तो उसमें आंसर की में ये मिस्टेक है, तो कई बच्चों ने ये किया हुआ है, ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए। तो सर प्रैक्टिस सेट और एनटीएससी वाला किया है मैंने सिर्फ। ओके, पूरा करना चाहिए आपको, मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ऐसे टाइप के अच्छा, क्वेश्चन स्टेज 1 में आएंगे? हाँ, ये स्टेज 1 में आ सकता है, ये तो जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कह सकते हो कि ये ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है। बोर्ड में भी आ सकते हैं ना, बोर्ड नहीं, बोर्ड में कम ही चांस है, बोर्ड में कम चांस है, लेकिन ये एनटीएससी के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। एनटीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी बात की मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप कह सकते हो कि ना ये क्वेश्चन आ सकता है, आप जब इस साल दोगे ना एग्जाम तो ये आ सकता है, मतलब ये एक कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गेस क्वेश्चन है ये, मतलब इस तरह के क्वेश्चन देते हैं वो। क्यों देते हैं पता है, उसका ट्रिक होता है ये क्वेश्चन बेसिकली केवीपीवाई का क्वेश्चन है। ये केवीपीवाई में आया हुआ था 3-4 साल पहले आया हुआ था, जो 11वीं के बच्चे देते हैं केवीपीवाई, उनके लिए था ये। तो 11वीं में जो केवीपीवाई होता है उसमें सिलेबस तो 9-10th का ही आता है, तो उसमें दिया गया क्वेश्चन था, तो ये देख सकते हो, ये है तो लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन ना, तो ये क्यों नहीं देगा एनटीएससी में, और एनटीएससी में आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस दे रहे हैं, हालांकि बल्कि ये केवीपीवाई से भी थोड़े ऊपर चले जा रहे हैं आजकल, तो वो आरएमओ में जो क्वेश्चन आते हैं, प्री आरएमओ में, उसको चेप देते हैं, ठीक है, तो वो दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। सर प्री आरएमओ के क्वेश्चन सर कैसे डाल देंगे सर, वो तो कुछ ज्यादा ही टफ होते हैं, एडवांस लेवल को भी बिल्कुल, पार कर कह तो रहा हूँ, दिया हुआ है ना, दे रखा है, 1-2 क्वेश्चन दे रखा है, वैसा ही एज इट इज कॉपी कर दिया। नहीं देना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं देना चाहिए, वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए एक बच्चे को सॉल्व करने में, नहीं देना चाहिए, बट देते हैं तो क्या कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं देते हैं, देते हैं बस मन है उनका। ये देखो, कंपटीशन का लेवल बढ़ाने के लिए।
बिल्कुल। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे ना तो बच्चा ऐसे हो गए हैं आजकल, बच्चे पढ़ने वाले बच्चों की दिल्ली में कमी थोड़ी है। 100 में 100 ले आएंगे, 200 में 200 ले आएंगे, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ये देखो एनटीएससी स्टेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, ये स्टेज 2 में नहीं ऐसा होता है, स्टेज 2 में फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, स्टेज 2 में बहुत ही एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट पूछते हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस के हिसाब से पूछते हैं। वो दिल्ली में ही होता है खाली कि ये स्टेज 1 में आलतू फालतू सवाल दे देते हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस दे देते हैं। सर 6 सर पर ये टफ तो नहीं है। बहुत आसान है। हाँ, तो देख सकते हो ये एनटीएससी स्टेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान है ना, ऐसे ही आते हैं स्टेज 2 में, Yes, sir, ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं आते। यस सर आसान है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए बेटा क्या होता है, p/12 is equal to 3/p is equal to minus times p minus 3/p। अब सॉल्व कर लो इसको, सर p 0 और स्क्वायर आ 6 जाएगा दोनों 30। आएगा। सर 0 और 6 दोनों आएगा। एक मिनट p माइनस 6, तो ये आ जाएगा 0 और 6। p की वैल्यू आ सकती है 0 या 6, और यहाँ से p की वैल्यू आएगी +-6, तो डेफिनेटली 0 नहीं लेंगे, 6 सर 0 नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो सर 0 equation नहीं में आएगी। हाँ, 0 तो ले ही नहीं सकते, 0 रख के देख लो ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर तो ये कह रहा है, तो हाँ, ये इसमें यही तो ट्रिक था, इसमें यही तो ट्रिक था कि p की वैल्यू इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, इसको और इसको इक्वेट करते हैं ना बेटा, पहले दोनों वाले पार्ट को, तो उससे आपको p की वैल्यू प्लस और -6 आएगी, और फिर आप सेकंड और थर्ड को अगर इक्वेट करोगे तो p की वैल्यू वहां से 0 और 6 आएगी, और हमें दोनों को खुश रखना है ना, दोनों को सेटिस्फाई कराना है, तो ऑब्वियसली हमें 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, 0 यहाँ है या नहीं है, ऑब्वियसली तो नहीं ले सकते, तो आंसर 6 ही होगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं क्या? तुम लोग प्रैक्टिस तो करते रहना इसमें से, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो क्वेश्चंस है ना, सभी बच्चों को सुनो ध्यान से। अब मैं एक आइडिया देता हूँ मैं तुम लोगों को कि सर मैं मॉड्यूल जो है, फाउंडेशन भी करूंगा। हाँ क्या कह रहे हो सर पियर्सन आईटी फाउंडेशन भी कर लेंगे। देखो, ये जो तुम लोगों को मॉड्यूल मिला हुआ है, स्टडी मटेरियल जो मिला हुआ है, मॉड्यूल के जो बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव लेवल 1, ऑब्जेक्टिव लेवल 2, है ना, लेवल 1 लेवल 2, एनटीएससी आर्काइव, ये सारे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, एनटीएससी आर्काइव ये सारे ही करने पड़ेंगे, इनफैक्ट सब्जेक्टिव भी सारा करना पड़ेगा आपको, स्पेशली लेवल 2, है ना। और जो बच्चे सीबीएसई पे ज्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज्यादा एनटीएससी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, होंगे कुछ बच्चे ऐसे, तो कोई उसमें कोई क्राइम नहीं है, डेफिनेटली जो बच्चे सीबीएसई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको एक तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज हो गया, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज मस्ट है, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का लेवल 1 और दूसरा सीबीएसई आर्काइव, है ना, तो ये चीज आपके लिए मस्ट है, ये करना ही करना है, बल्कि ये दोनों के लिए, सबके लिए कॉमन है। जो बच्चे एनटीएससी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव लेवल 1 लेवल 2 एनटीएससी आर्काइव, सब्जेक्टिव लेवल 2 ये डेफिनेटली करना ही करना है। और कल मैं एक डीपीपी देता हूं तुम लोगों को, कल मैं डीपीपी देता हूं जो कि पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन का होगा। ठीक है, और ये थोड़ा टफ होगा, डीपीपी में क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, तो ट्राई करना है आपको, अपना बेस्ट मतलब एफर्ट लगाना है। क्वेश्चंस अगर नहीं होते हैं तो मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में। ठीक है, तो ये कल की क्लास में कल मिलेगा डीपीपी, ये पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के ऊपर कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे। सर कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 से 15। सर डीपीपी सॉल्व करने से पहले क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए मतलब मतलब सर स्ट्रैटेजी, मतलब डीपीपी जैसे टेस्ट की तरह लेना है डीपीपी को, तो उससे पहले क्या करना चाहिए? वैसे सॉल्व करो नॉर्मल तरीके से, जैसे सॉल्व करते हो उसी तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, जैसे सॉल्व करते हैं पेपर को, जैसे सॉल्व करते हैं, 15 क्वेश्चन एक बार नोट्स रेफर कर लेना चाहिए, मतलब जो मैथ्स में जो, हाँ, तो मतलब ऐसे ही, और क्या कर सकते हैं, मतलब टेस्ट की तरह ही दो उसको, चैलेंजिंग क्वेश्चन को लो, इसमें एक तरह से क्या कहना चाहिए, इसमें ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा मामला कि टेस्ट की तरह ही लो, और दूसरा ना एकदम ये बड़ा ही क्या कह सकते हैं, वाइड इसमें चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, रहने दो, अभी बाद में डिस्कस कभी करेंगे, अभी मूड नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का, क्या नाम है इसका, चैप्टर कौन सा था, मैं भूल गया चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद मैट भी करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बेटा स्टार्ट करते हैं। सर मैट रहने ही दिया करो, मैट हम लोग ही कर लेंगे घर पे।
नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो बताऊंगा ही मैं, 15-20 मिनट कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, वैसे ज्यादा कराना उसमें मुझे है भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कराऊंगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। और देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटरेस्टिंग बात यह है, 1 मिनट रुक जाओ मैं कॉपी कर रहा हूँ, कि इसमें मुझे कुछ ज्यादा समझाना है ही नहीं, क्योंकि जो समझाना था वो मैंने पॉलिनोमियल में समझा दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं, चलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं, डेफिनेशन क्या होता है इसका ये समझते हैं। एन इक्वेशन, पॉलिनोमियल नहीं है ये इक्वेशन है, तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बट अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही। एंड ये इक्वेशन है, वो पॉलिनोमियल था, वो एक एक्सप्रेशन था, ये इक्वेशन है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0 is called quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जांपल के लिए x² - 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहां से हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, x की वैल्यू -1 होगी या फिर x की वैल्यू -1 और 1 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको, इन दोनों चीजों को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये कहलाते हैं सॉल्यूशन, ये कहलाते हैं सॉल्यूशंस, या सॉल्यूशन के लिए ही एक वर्ड और यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में, वो है रूट्स। तो रूट या रूट्स प्लुरल है इसलिए रूट्स वर्ड यूज किया है। तो सॉल्यूशंस कहलाते हैं, -1 और 1 जो है, -1 और 1 ये कहलाते हैं सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो ये इक्वेशन दी हुई थी ना बेटा आपके लिए, x² - 1, इसके ये रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मतलब ये तो ठीक है, हमने फैक्टराइज करके a + b a - b से निकाल दिया। अब इसके बाद अगर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इन जनरल अगर हम बात करें तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो देखते हैं। वो भी जानते हो आप लोग, ऑलरेडी जानते हो कैसे निकालते हैं। हाँ तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस बता दोगे? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर पता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। और इक्वेशन जो होता है, किसी एक्सप्रेशन को अगर हम 0 से इक्वेट कर देते हैं, मतलब इक्वल टू 0 लिख देते हैं किसी एक्सप्रेशन को, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको आप पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। इसी को 0 के इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। ओके, मतलब जैसे सर किसी भी एक्सप्रेशन को अगर 0 के इक्वेट करोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होना चाहिए, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का, और उसमें a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर से मतलब है हमारा कि देखो सबसे पहले इसमें ना हम a कॉमन ले लेते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, x² + b/ax + c/a। अगर a को कॉमन लेंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। नहीं तो अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा क्या करो, दोनों साइड में आप क्या करो, a से डिवाइड कर दो। तो a से डिवाइड करोगे तो x² बन जाएगा, ये वाला टर्म। ये क्या बन जाएगा, bx क्या बन जाएगा, bx/a बन जाएगा। और c क्या बन जाएगा, c/a। a से डिवाइड कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0/a। लेकिन 0/a तो 0 ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, कॉमन लेने के बाद या डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आएगा, बात एक ही है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें ये दो टर्म्स है हमारे पास, x² और x वाला टर्म, x² वाला टर्म और x वाला टर्म। तो इनको ना आप मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स x × b/2a, ठीक है, और प्लस b/2a का स्क्वायर और माइनस b/2a का स्क्वायर और प्लस c/a। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि कई बार बच्चे इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, और आगे फिर हमने b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया है। लेकिन अपनी मर्जी से ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपनी मर्जी से हम 2 को 2 + 1 नहीं लिख सकते हैं। 2 है तो भाई 2 को आपने +1 कर दिया है तो -1 भी करना पड़ेगा। अगर 2 को आपको इक्वल करके लिखना है इस तरीके से, अगर 1 ऐड किया है तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो वही है, b/2a ऐड भी कर दिया, लेकिन ऐसा किया है पर्पसफुली हमने किया है। और वैसे यहाँ पर a लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये a जो है बेटा, देखो यहाँ पर a जो है आपको दिख रहा होगा, ये a 0/a बन करके 0 ही हो जाएगा। 0/a मतलब a जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0/a 0 ही हो जाएगा। और ये बच्चों 3 टर्म्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हमने क्यों ऐड किया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया, वो आपको अब समझ में आएगा। ध्यान से अगर आप देखो, ध्यान से देखो,
अगर आपको अभी कुछ बच्चों को तो बिल्कुल दिख गया होगा कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं दिखा होगा, तो ध्यान से देखना आप इसको कि ये जो है ना x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बन गया, पहला दूसरा तीसरा टर्म मिल करके x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस बी बाई टू ए का जो होल स्क्वायर है वो राइट साइड में जाएगा तो बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाता है राइट साइड में जाके, और ये जो प्लस सी बाई ए है वो उधर जाके राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर जो है बच्चों, ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब सिंप्लीफिकेशन जैसा करते हैं वैसे ही किया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो। अब ध्यान देना यहाँ पर सभी बच्चे, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट लेने का मतलब है स्क्वायर हो रखा है और फिर रूट लेना, ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन आता है दोनों, सॉरी राइट साइड में प्लस माइनस का साइन आएगा, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a नहीं 2a आएगा, सॉरी 2a आएगा, क्योंकि 4a का स्क्वायर कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 2a हो जाता है। तो हो गया, आंसर आ गया आपका। तो x की वैल्यू यहां से आ गई। x की वैल्यू या तो आप ऐसे ही लिख करके खुश हो जाओ, x की वैल्यू आप ऐसे ही लिख करके खुश हो जाओ या तो, और नहीं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसे लिख दो, एलसीएम लेकर के लिख दो। तो यही आपके पास अल्फा और बीटा निकल के आ जाता है। एक बार प्लस का साइन लेंगे तो अल्फा आएगा, और एक बार बीटा माइनस का साइन लेंगे तो बीटा आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे, अल्फा आप कह सकते हो इसको, तो वो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा एक रूट, और दूसरा जो है वो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का साइन लेंगे ना एक बार तो वो आ जाएगा 4ac बाई 2a। इसी को कभी कभी अल्फा कहा जाता है, इसी को कभी कभी बीटा भी कहते हैं। ठीक है, तो यही आपके दो इसके रूट्स होते हैं। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है, जब फैक्टराइज आप नहीं कर पाओ तो आप इस तरीके से भी आसानी से इसको कर सकते हो। तो आई होप ये क्लियर है, सबको समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे आपको ये प्रूफ नहीं पूछेगा कोई। यस सर। बोलो बोलो बोलो। सर हमने जो x की वैल्यू निकाली सर, ये रूट्स कैसे बन रहे हैं? रूट्स क्या होता है सर इनकी वैल्यू डाल के 0 आ जाए। रूट का मतलब सॉल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन। तो हमने ये कैसे बन गया? अब तुम जरा सोचो, तुम मुझे ये बताओ, छोड़ो वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 है, हम एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, तो हम एक्स स्क्वायर इधर के 1 को इधर ले जाएंगे, फिर एक्स की वैल्यू ले लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो यहाँ से तुम मुझे ये पूछ रहे हो कि ये कैसे कह देंगे कि ये सोल्यूशन है? भाई एक्स की वैल्यू ही तो प्लस माइनस 1 है, और एक्स की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 है तो उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे अगर हम, तो वो ये आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आ जाएगा, और ये यहाँ से ये आ जाएगा। तो इस तरीके से तो सॉल्यूशन ही तो निकाला है हमने इक्वल टू 0 करके। तो आई होप बच्चों समझ में सबको आया होगा। ठीक है, प्रूफ आपसे, हाँ प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और माइनस बी अंडर रूट, अच्छा अल्फा प्लस बीटा आपको पता ही है, माइनस बी बाई होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई होता है, वो सब भी आपको याद रहना चाहिए जो पॉलिनोमियल में किया है आप लोगों ने। ठीक है जी, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ना बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सर जब कोई प्रूफ पूछेगा नहीं तो याद क्यों रखना है? प्रूफ नहीं पूछेगा, रिजल्ट याद रखने के लिए कह रहा हूं मैं। आपने ये पहले ही बताया ना? हाँ पहले भी बताया था, तो मैंने कहा ना कि पॉलिनोमियल मैंने करा दिया है पॉलिनोमियल में, और उस टाइम में भी मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल में जो कर लिया आपका वही फाइनल है, मतलब उतना ही आपको आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेशली करने की जरूरत नहीं है। ये मैं जबरदस्ती अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रहा था, ये मैं करा चुका था पहले भी, और वही है जो पॉलिनोमियल में किया था वही है। ये देखो एक्सरसाइज 4.1 ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है चेक करो वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होना चाहिए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला उस फॉर्म का नहीं है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक है, वैसा कैसे नहीं है, वैसे सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा उस फॉर्म में a प्लस b का होल स्क्वायर ये आया। इनफैक्ट सिंपलीफाई करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन ये आया है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? x को सर b को 0 मान लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, ये देखो ये आया। हाँ तो a क्या है यहाँ पर 1, b क्या है 0, c क्या है 7, है ना? सेकंड भी होगा, आई थिंक सेकंड भी होगा, है ना? और थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, ये है, ये भी है, ये नहीं होगा, मुझे पता है क्योंकि x वाला टर्म, x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा।
हाँ फोर्थ भी होगा, फोर्थ है। इसलिए होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें नहीं रहेगा, मुझे पता है इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें कहाँ गया, इसमें रहेगा, ठीक है। और इसमें ये 2x क्यूब है, तो इसमें मैं देखना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा क्या होगा। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू जा 6x स्क्वायर हो रहा है। नहीं ये नहीं होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा भाई, सॉरी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये आ जाएगा फिर 2 टू जा 4 3 जा 12x, और ये आगे जो भी होगा, लेकिन ये तो 2x क्यूब माइनस 2x मतलब जो भी आएगा वो इक्वेशन तो एक क्यूबिक में आएगी ना, 3 डिग्री में इक्वेशन आएगी ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आप चेक कर लेना आगे किसमें हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे ये मुझे लगता है होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था, 4.1 एक्सरसाइज बहुत ही आसान था, मेरे ख्याल से करने की जरूरत भी नहीं है इसको, तो हाँ। यस सर। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं बच्चों। ये रहा सेकेंड पार्ट, एक मिनट रुक, जो सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन सॉल्व करके बताओ बच्चों। Represent the following situations in the form of quadratic equations. I think बहुत ही आसान है ये भी। रेक्टेंगल है और 1 more than twice its breadth, तो अगर breadth को x लेते हैं तो 1 more than twice the breadth, तो कितना हो जाएगा, अगर let breadth is equal to x, then लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2x plus 1, और एरिया क्या होता है LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बट एरिया कितना दे रखा है x इंटू 2x plus 1, यही तो एरिया होगा, और किसने कितने के इक्वल होगा ये 528 के। तो आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। 528 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन। ये इक्वेशन बनानी है, इसमें सॉल्व भी नहीं करने को बोला गया है, इसमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। सेकेंड पार्ट भी सबने कर लिया होगा, सेकेंड पार्ट भी जल्दी जल्दी कर देते हैं, कई सारे बच्चे कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो हो गया सर, A1 आया, B1 आया और C माइनस 306 आया। हाँ ये आ गया आपके पास, इक्वेशन हो गया खत्म, इक्वेशन बनानी है बस। फिर थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है रोहन की मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, सॉरी रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन, हाँ यंगर समझ गया मैंने, ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो मतलब अगर मान लेते हैं रोहन की एज अगर x है, ठीक है, तो मदर्स की एज कितनी हो जाएगी x plus 26। 3 साल के बाद कितनी होगी, 3 years के बाद कितनी होगी रोहन की एज आफ्टर 3 years। हाँ बिल्कुल सही, x plus 3, और रोहन की मदर कितनी साल की हो जाएगी x plus 29। हाँ A1 आ रहा है, B26 आ रहा है और C minus 357 आ रहा है, यही दे रखा है 360, ठीक है, यही दे रखा है 360, ठीक है, हो गया काम तमाम। x, अब इसको सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर दो, 3 और 29 कितना होता है 32x हो जाएगा, फिर 29 3 जा कितना होता है 33 जा 90, 90 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 87, और 87 में से 360 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, पता नहीं कितना आएगा, 273 ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। ओके अब ऐसे ही मैं इसको जल्दी जल्दी हटा देता हूं क्योंकि मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर ही लिया होगा, ये नहीं किया होगा तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो। फोर्थ नंबर है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब लेट ओरिजिनल स्पीड जो है हम मान लेते हैं, ओरिजिनली जो स्पीड होना चाहिए था वो x किलोमीटर पर आवर हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगना चाहिए, सबसे पहले इसमें टाइम निकाल लो भाई, टाइम टू कवर 480 किलोमीटर, सॉरी टाइम टू कवर 480 किलोमीटर हो जाएगा आपका। टाइम का फार्मूला क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय 480 बाय x, ये आएगा। ये हो गया। सुनो
ओरिजिनल स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है 480 किलोमीटर, जिसको ट्रैवल करने में टाइम, ओरिजिनली टाइम जो लगना चाहिए था वो 480 बाई एक्स आवर्स लगना चाहिए था। ओरिजिनल टाइम जो लगना चाहिए था वो 480 बाई एक्स आवर्स लगना चाहिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर स्पीड कम होती, मतलब स्पीड जो है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होती तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगता। स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर ये टाइम लगता, अगर स्पीड अगर x माइनस 8 होती तो टाइम क्या लगता, ये टाइम लगता। ठीक है, और ये टाइम ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, कितना ज्यादा है वो माइनस कर देंगे दोनों का, तो 3 आवर ये आ जाएगा इक्वेशन। सुनो ध्यान से, कुछ बच्चों को ये नहीं किया होगा, आई होप ज्यादातर बच्चों को कर गया होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें ओरिजिनली कहा गया है, स्पीड तो हमें पता नहीं है, हमें कहा गया है ओरिजिनली कि 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। आप यही देख सकते हो कि मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, कि ये ऐसे अगर नॉर्मली सोचोगे ना तो आप इंटेलिजेंट भले ही हो, लेकिन आप इसको मेंटली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसको एक इक्वेशन में, वेरिएबल लेकर के इक्वेशन में अगर आप कन्वर्ट कर पाते हो तो इक्वेशन आप सॉल्व इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो हमें इसमें वेरिएबल हमें x लेना है, x मतलब ओरिजिनल स्पीड को हमें x लेना है, और टाइम हमें जो सॉरी डिस्टेंस जो हमें कवर करना है बच्चों वो 480 किलोमीटर है। तो नेचुरली टाइम कितना लगेगा, 480 बाई एक्स टाइम लगना चाहिए। तो ये तो ओरिजिनल टाइम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड कम होती, मतलब 480 बाय, उस केस में टाइम कितना लगता, 480 बाई एक्स माइनस 8, क्योंकि भाई स्पीड तो अब एक्स नहीं रहेगी ना, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर को स्पीड से कम कर दोगे तो एक्स माइनस 8 स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस तो अभी भी 480 ही है। तो अब नया टाइम कितना लगना है, 480 बाई एक्स माइनस 8, और ये टाइम ज्यादा टाइम है, कितना ज्यादा है, ओरिजिनल से 3 आवर ज्यादा है, 3 आवर ज्यादा है। तो माइनस कर दो सीधा सीधा, ये हमारा कह सकते हैं न्यू टाइम है और ये हमारा ओरिजिनल टाइम था, दोनों टाइम का डिफरेंस जो है वो 3 आवर्स है, और ऑब्वियसली ये ज्यादा है और ये कम है, 480 बाई एक्स जो होगा ये इससे छोटी वैल्यू है। ठीक है, बी माइनस 8 और सी माइनस 1280। हाँ इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, 480 कॉमन ले लो इसमें से, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 बाई एक्स माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे है ना, कॉमन ले लिया हमने, और फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों ये 480 को 3 के साथ यहाँ पर डिनोमिनेटर में डाल देंगे, तो ये x इंटू एक्स माइनस 8 आपका एलसीएम हो गया x माइनस 8, आई एम सॉरी ऐसा बन जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, फिर आ जाएगा, देखो 3 के टेबल में जा रहा है ये 160 पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सभी बच्चे जानते होंगे, x को x माइनस 8 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, और ये होता है 1280। तो इक्वेशन जो ओरिजिनल आ गई आपके पास वो ये आ गई, सॉरी इक्वल टू 0 भी तो होगा, हाँ हो गया, यही करना था, यही आपकी इक्वेशन है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज जो है आपका कंप्लीट हो गया, यही इक्वेशन है। तो बहुत ही आसान सा था ये, और सेकंड जो एक्सरसाइज होगा वो उसमें तो मुझे कुछ बताना है ही नहीं आपको, क्योंकि वो अभी अभी हमने कर दिया, वो मैंने अभी अभी कर दिया, वो उसमें सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो। अब आप लोगों का काम होता है स्टार्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़ी देर हम लोग मैथ भी करेंगे, 15-20 मिनट मैथ भी करेंगे, तो देखते हैं जब तक ये जितना क्वेश्चन हो सकता है उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है 4.2 एक्सरसाइज, इसमें कह रहा है सॉल्यूशन फाइंड करो, है ना, और पहले कह रहा है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन जानते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना आप लोग। यस सर। तो एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चंस करने की इसमें जरूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूं कि आप ना थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन करो, थर्ड और फिफ्थ सभी बच्चे करके आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, थर्ड और फिफ्थ।
सर h बराबर -5/√2 और h बराबर -√2 आ रहा है। x प्लस रूट टू और √2x+5। ओके, फैक्टराइजेशन से करना था तो हमें करना क्या होता है, एक बार जल्दी जल्दी रिमाइंड कर लेते हैं। देख लो बच्चों, जिनका नहीं आया है, जिनका आ गया है वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, देख लिया मैंने। हमें क्या करना होता है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, और वो हमारा ए बी होता है। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमारा 10। आएगा 5 2 जा 10। अब और ए प्लस बी होता है ये बीच वाला टर्म, +7, यहाँ पर +7 है तो +7 लेंगे, ठीक है, माइनस होता तो माइनस लेते। ए प्लस बी यहाँ पर क्या हो गया 7। अब हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकालनी है। दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 10 है और सम 7 है, 5 2, आई होप समझ में आया होगा। 5 2 है ना, तो 5 2 ले लेंगे यहाँ पर √2x²। तो ये जो 7 मिडिल टर्म है ना 7x, इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन अपनी मर्जी से कैसे भी नहीं स्प्लिट कर देंगे, 5 और 2 में स्प्लिट करेंगे। 7 को कैसे लिखेंगे, 5x + 2x। वैसे तो 6x + 1x भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वही लिखते हैं जो आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है तो √2x + 5 बन गया। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है तो x प्लस, अरे सॉरी √2x होगा भाई, √2x + 5 हो जाएगा। तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, ये √2x + 5, √2x + 5, तो छोटा सा दिख रहा है ये आप लोगों को, √2 है ये, है ना। √2x + 5 एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया x + √2, और ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज हो गया। और यहाँ से हम 0 निकालेंगे तो √2x + 5 0 के इक्वल ले लेंगे बेटा, तो यहाँ से आपका √2x कितना हो जाएगा, -5। और फिर x की वैल्यू क्या लेंगे, -5/√2, और x + √2 अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2। ये एक वैल्यू है, ये एक दूसरी वैल्यू है। यस सर। ये तो मेरे ख्याल से 5th ज्यादा आसान हो गया। 5th क्वेश्चन में तो सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ध्यान से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा 10x - 2 का होल स्क्वायर है ये, 10x - 1 का होल स्क्वायर है ये, a² + b² - 2ab। देख लो ध्यान से, तो ये 10x - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। तो यहाँ पर अगर रूट्स की बात करें तो 1/10 1/10 आप कह सकते थे। यहाँ पर दो रूट्स हैं इसके, 1/10 रिपीटेड रूट्स हैं इसके, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। 4th क्वेश्चन में अगर आइडिया नहीं लग रहा होगा तो 4th क्वेश्चन में आप एलसीएम ले लेना, है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर आ जाएगा। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 का मतलब क्या, 4.1। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दिए थे, आधा बना हुआ है, इसको पूरा सॉल्व करना है। जो एग्जांपल सॉल्व करना है सर इसको। एग्जांपल अच्छा, आधा बना हुआ है, पूरा सब सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन एक बार देखो, थर्ड क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करो। मैथ शुरू करते हैं बेटा, मैथ शुरू करते हैं, अभी करेंगे मैथ शुरू, ठीक है। सर 91 और कोई प्राइम फैक्टर होता है, 13 और h 14 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 14 वैल्यू। ओके 13 और 14 आ रही है सर। ओके, 13 और 14। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो नंबर्स हैं और सम 27 है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 - h। वेरी गुड, 27 - x, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 122 दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा आपके पास x × 1/x, x × 27 - x = 182। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे x को 27 से, तो 27x - x² = 182, और फिर x², इनफैक्ट x² को हम, हाँ इस तरीके से करते हैं, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने किया हुआ है ना।
ये इक्वेशन बनेगी, जैसे भी बना लो आप ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर किसी के बच्चे का माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो उसमें देखना आप लोग वो प्लस 27x आ रहा होगा और फिर माइनस 182 आ रहा होगा, है ना। अरे कई बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता है, ये मेरे ख्याल से ये मैं बता देता हूँ भी कैसे आया हुआ है। देखो अगर तुम ये एक काम करते हैं, ये कई बार बच्चों को ये डिस्टर्ब करता है, ये सर हम दूसरे इक्वेशन से भी ले सकते हैं ना, एक्स वाई 182 है तो x इज इक्वल टू 182 अपॉन वाई। मैंने उसी से ट्राई किया था, कंफ्यूज हो गया। नहीं देखो कई बार ना होता है, मैंने स्टेप स्किप कर दिया था तो कई बच्चे नहीं समझ पाते। देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 182 को इधर ले आया हूं मैं। अब इसके बाद सबका साइन चेंज कर देंगे, अगर मतलब x को x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को x स्क्वायर कर देंगे, 27 जो प्लस 27x है उसको माइनस 27x कर देते हैं और माइनस 182 को प्लस 182 कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों कर दिया हमने? क्योंकि हमने दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और ऐसा कर सकते हैं, दोनों ही साइड में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। तो ये हाँ सर हमें प्रोडक्ट गिवन है तो जरूरी नहीं है कि हमें एक्स वाई इज इक्वल टू 182 वाले को भी कंसीडर करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक्स वाई क्यों लेंगे? पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 27 माइनस x है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 182 है। अब इक्वेशन बन गई ना आप सब। हाँ सर जैसे जो प्रोडक्ट दिया है वो 182 है तो उसका ओके सर, ओके समझ आ गया। अब इसको तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करो, चाहे जैसे भी सॉल्व करना है सॉल्व तुम कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज की मैथ्स क्लास का, उसके बाद हम लोग मैथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो सर। जैसे मैंने ना इसे लीनियर इक्वेशन टाइप में ले लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और x वाई इज इक्वल टू 182, तो सर इस मेथड से भी तो आंसर आ रहा है, पर क्या इसे यूज कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन से कहना चाह रहा है। हाँ तो वो तो आएगा ही ना, वो तो आएगा ही सब्स्टिट्यूट। 27 माइनस x इमेजिन करनी पड़ रही है वैल्यूज, वहाँ पे वैल्यूज डायरेक्टली नहीं आई। नहीं वो देखो ऐसा है कि x प्लस वाई दे दिया उसमें 27, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू आ गई 182, तो तुम्हें डायरेक्टली मतलब क्या तुम कह रहे हो मेंटली कैलकुलेट कर दे? मेंटली कैलकुलेट करने के नंबर भी नहीं मिलेंगे ना तुम्हें, समस्या तो ये है। ये नहीं कह रहा मैं, तो मैंने इससे आंसर निकाला पर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो क्या इस पे मार्क्स मिलेंगे कि इस तरीके से कर रहे हो? क्योंकि बोर्ड में तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं होता ना कि इस चैप्टर से आया कि इस चैप्टर से, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं ना। हाँ लेकिन तुम कैसे निकालोगे इसमें ऐसे क्वाड्रेटिक? जैसे हम x इज इक्वल टू 182 अपॉन y ले लेंगे और x की वैल्यू पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही वैसे ही होगा, वैसे सही है, बिल्कुल सही है, उसमें पूरे नंबर मिलेंगे। ओके सर। 27 माइनस x को y ले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 365 आ रहा है, उसके बाद तो फिर अज्यूम करनी पड़ जाएंगी वैल्यू। नहीं x y कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, तो एक अगर x लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। सर इसमें एक टाइप से 27 माइनस x को y कंसीडर कर लिया है। ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में ये आएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है कि एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तो ये फोर्थ का इक्वेशन इस तरीके का बनेगा ये। अब फिफ्थ क्वेश्चन सभी बच्चे करो, फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन सभी बच्चे करके आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। सर आपने वो फोर्थ क्यों लिखा उसके आगे? फोर्थ क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन लिखा है मैंने। ओके सर, ओके ओके ओके। पर बेस 12 सेंटीमीटर आ रहा है और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अच्छा तो ये x है तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, यही तो है। हाइपोटेनस 13 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस 7 x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, सॉल्व मतलब सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे फिर सॉल्व कर लेंगे। तो आई थिंक वो आप लोगों पे मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग क्या आंसर आया? बेस 12 सेंटीमीटर। क्रांतिका ने लिखा है, शांभवी ने लिखा है, दीपांशु, दीप्तांशु, अभिनव, आर्यन, कई सारे बच्चों ने कर दिया, पीयूष, आदित्य, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। शुभ्रोश्री, हाँ सर ये फेमस कॉन्फ़िगरेशन है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे इसमें। नहीं डायरेक्ट मत लिखना, ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो इसमें सॉल्व करके दिखाना चाहिए। वैसे ठीक है, आप पता है आंसर एनटीएससी में सर अगर आएगा तब तो डायरेक्टली हो जाएगा,
क्योंकि हाँ। इसे तो बहुत बार यूज जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है यही। हाँ नहीं जरूरी नहीं है, कभी कभी कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी कि वो हमेशा इसी तरीके से आएगा 5 12 13 ही आएगा। वो चेंज करके कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है जिसमें कि वो तुम्हें क्या कहना चाहिए, वो सेटिस्फाई करेगा, किसी और चीज के लिए भी सेटिस्फाई कर सकता है ना? ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखना है इस बात का। चलो बच्चों अब हम मैथ स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस का किया था लास्ट क्लास में, है ना? डायरेक्शन Yes, सेंस sir. किया था लास्ट Yes. क्लास में। आज हम लोग ऊपर करेंगे, डायरेक्शन हो जाता है। आज हम लोग कोडिंग। आज हम लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा ये चीजें बताने क्यों बता रहा हूँ मैं, ये बताने की जरूरत है भी नहीं मुझे लगता है। ये Yes, sir. बहुत ही आसान है ये टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, देखो मैं सर, एग्जांपल, technology। हाँ एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं इसमें से। एक मिनट रुक जाओ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ फिर तुम लोग करना। और भी मैं क्या दिखाऊं, तुम लोगों को खुद से पहले से ही पता होगा। रुको देखते हैं। हाँ ये देखो कोडिंग डिकोडिंग में क्या कैसा क्या करना होता है। ट्रेन्स को इफ द ट्रेन्स को RTIASN लिख दिया है तो पिस्टल को क्या लिखेंगे? तो तुम समझो कि क्या कोड किया हुआ है, मतलब टी को इसने आर कर दिया है, TR को RT कर दिया है, AI को IA कर दिया और NS को SN कर दिया, मतलब दो को इंटरचेंज कर दिया है। दोनों को वो इंटरचेंज IP कर, ES और LO हो The जाएगा। option of that is our answer. D part। IPTS है, ये होगा ना, डी होगा ना, Yes sir, D part। Yes, sir. IPLO। Yes, sir. डी D. आंसर। Default one. हाँ देखो, अच्छा कुछ बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो भाई फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बच्चे ने आंसर जो बताया है, उस बच्चे ने आंसर ये बताया है कि TR को RT कर दिया गया है। सभी देख सकते हो, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में देख लो। AI को IA कर दिया गया है, देखो ये IA कर दिया गया है, और NS को SN कर दिया गया है, मतलब दो लेटर्स को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया है, तो हो गया डिकोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें तुम्हें खुद दिमाग चलाना है, ठीक है, इसमें मैं तुम्हें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता हूँ, बल्कि एक्सप्लेन क्या करूंगा मैं तुम्हारे साथ, क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो और कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, तो यही बात है इसमें, देखो ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं करने को। चलो एक, लेकिन हाँ नंबर वाला भी होता है एक, तो नंबर वाला भी देख लेते हैं हम लोग, एक नंबर वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। एक मिनट, एक नंबर वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व एग्जांपल में तो है ही नहीं, अच्छा इसमें देखना पड़ेगा। ये देखो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, नंबर तो नहीं है लेकिन ये है क्वेश्चन। Hindu is coded as 61257, man is coded as 924, Indra will be coded as, ये है क्वेश्चन। तब तक मैं इसका आंसर देखता हूँ क्या है, तुम लोग सॉल्व करो। अरे दिख ही नहीं रहा आंसर, कहाँ गया? चलो ठीक है, दिख गया। D. D. क्या आ रहा है? डी? Yes, sir. कैसे, लॉजिक बताओ। लॉजिक बताओ बच्चे।
सी है हाँ सर, ऑप्शन सी होगा सर कैसे? सी है लॉजिक बताओ, लॉजिक बताओ। सर। सर क्योंकि हिंदू में अगर आई आ रहा है तो आई में एक 7 आ रहा है, तो यहाँ पे इंदिरा में डबल आई है, तो हमको ये देखना है कि 61257 में से कौन सा नंबर डबल बार रिपीट हो रहा है। सर ये तो सर 7 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है सी पार्ट में, देखिए सी पार्ट। ये इसमें देखो, हो हाँ सकता है। ये यही लॉजिक लगेगा इसमें। इसमें कोई ये अल्फाबेट की पोजीशन से आई थिंक लेना देना नहीं है। इसमें एन आ रहा है, ठीक है, इसमें एन आ रहा है और यहाँ पर 2 भी है। एक सेकंड देखो ध्यान से, और मैन में भी एन आ रहा है और इसमें भी 2 है। मतलब इन दोनों लेटर्स की बात अगर हम करें तो हिंदू में और मैन में एन कॉमन लेटर है, एन एक कॉमन लेटर है, ठीक है। और अगर डिजिट्स की बात करें तो दोनों में खाली 2 कॉमन है ना। इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि n जो है बेसिकली वो 2 के इक्विवेलेंट है, इन दोनों को कोड को अगर हम डेसिफर करें तो। अब इसके बाद बात आ जाती है कि भाई आई जो है यहाँ पर वो या तो 6 होगा या 1 हो सकता है या 5 हो सकता है या 7 हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आई जो है वो 2 बार आया हुआ है, ठीक है। तो कोई लेटर रिपीट होना चाहिए इसमें से, मतलब 6 1 या 5 7 में से वो रिपीट होना चाहिए। तो कौन सा लेटर? तो ये 6 भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर और 4 भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये तो फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। इसमें भी 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, 9 रिपीट हो रहा है। लेकिन 9 नहीं हो सकता है आई, क्योंकि आई तो 6 1 5 7 में से कोई सा हो सकता था, ये भी नहीं होगा। और ये 8 तो है ही नहीं, कहीं पे बात ही नहीं चल रही है इसमें, तो 8 की तो बात ही छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। 8 दो बार तो नहीं हो सकता है, एक बार तो भले ही हो भी जाए तो 2 बार तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो ये मतलब एक तरह से हम एक्सक्लूड करके, आंसर्स को एक्सक्लूड करके ये लॉजिक लगा सकते हैं 4 5 2 7 8 7, मतलब 7 हो सकता था आंसर। आई 7 को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। आई 8 को तो डेफिनेटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा जो रिपीट हो रहा है यहाँ पर। वैसे ही 9 को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्योंकि 6 1 5 7 में से कोई सा भी नंबर हो सकता था। तो आप समझ सकते हो इस बात को कि 7 ही आंसर, फिर ये यही आंसर एक सूट करता है, तो ये सी आंसर ही होगा इसका, ठीक है। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं तुम्हें जस्टिफाई कर ही नहीं सकता हूं। अगर तुम्हारी समझ में आ गया होगा तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो आई एम हेल्पलेस, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सही बताऊं तो, क्योंकि तुम फिर दोबारा सोचना, है ना। क्योंकि पूरा ये एक मेंटल एबिलिटी है, एबिलिटी वाली बात हो जाती है। तो फिर ये एबिलिटी जो है वो या तो धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो खुद से प्रैक्टिस करके, वो चीज मैं तुम्हें अभी इनकलकेट नहीं कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट। तो आपको एक बार फिर से दिमाग चलाना है इसमें कि भाई ये जैसे HINDU है तो इसमें 6 1 2 5 7 है, MAN में देख सकते हो आप 9 2 4 है। तो ये एक तो समझ में आ गया कि 2 कॉमन है दोनों में और N भी दोनों में कॉमन है, तो N 2 हो जाएगा। खैर उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। बात यहाँ पे आ जाती है कि I इसमें 2 बार आया हुआ है और I जो है वो या तो इसमें देखें अगर हम, तो I या तो 6 हो सकता है या 1 हो सकता है या 5 या 7 हो सकता है। 6 या 1 या 5 या 7, 2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 तो हमने देख लिया N है। तो इन्हीं लेटर्स में से कोई हो सकता है। और क्योंकि इंदिरा में 2 बार I आया हुआ है तो I जो है ये रिपीट होना चाहिए, मतलब या तो 2 बार 6 होना चाहिए, 2 बार 1 होना चाहिए, 2 बार 5 होना चाहिए, 2 बार 7 होना चाहिए। 2 बार 6 होना चाहिए या 2 बार 1 या 2 बार 5 या 2 बार 7। लेकिन हम अगर देखें तो ना तो वो D में है, ना B में है, ना A में है, C में है खाली, ये बात, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर होगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं लोग को। ये अच्छा क्वेश्चन दिख गया मुझे, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा मुझे, हटाओ इसको भाई। ये रहा। सर डी है, सर डी सर डी है 496। सर डी होगा, डी 4926 ऑप्शन डी है सर अल्फाबेट्स के। क्या कह रहे हो? सर अल्फाबेट सर डी है ऑप्शन। सर अल्फाबेट की पोजीशन से है। अरे कौन क्या बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? अल्फाबेट की पोजीशन से कर रखे हो, कोडिंग से पोजीशन से। सर ऑप्शन डी D क्या हो जाएगा? 4। नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि D यहाँ भी है और इसमें भी 4 है, और D यहाँ भी है तो इसमें भी 4 है, बाकी तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। अगर I की बात करें तो I क्या होगा फिर?
सर आई 8 9 9 होता 5 है में ना? से कोई सा हो सकता है? नाइन। 9। अरे पोजीशन दे रखी है, ओहो ये तो पोजीशन है, सीधी सीधा 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 इसमें आंसर आ जाएगा, तो डायरेक्ट पोजीशन है। आंसर। अल्फाबेटिकल हाँ पोजीशन था। ये 1 2 3 4 वाली बात हो गई कि डी की पोजीशन 4 होती है, तो इस तरीके से है। तो ये तो 4 हो गया, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 9, तो 4 9 ये रहा। और फिर बी 2 होता है, तो ये रहा, ये आंसर होगा, डी आंसर होगा। देख ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये एनटीएससी के आर्काइव से मैंने पिक किया है क्वेश्चन, ये एनटीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन, देख सकते हो कितना सिंपल है। सर एनटीएससी में इतना सब क्वेश्चन एक ही थोड़ी आता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं ना। एक दो क्वेश्चन ही सिंपल होते हैं, बाकी सब मुश्किल होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैथ वाला सेक्शन, ये रीजनिंग वाला सेक्शन मुश्किल नहीं होगा, वो आसान ही होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। अगर प्रैक्टिस सही तरीके से कोई बच्चा करके जाएगा ना, तो वो आसानी से कर सकता है, ठीक है, उतना भी टफ नहीं होता है। जैसे देखो, लेकिन हाँ ज्यादातर क्वेश्चन आसान ही होते हैं उसमें, मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा सा टफ होगा। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये क्या दिया हुआ है देखते हैं। एक ना डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग आर्काइव पे जाएंगे। देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको करो तो, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। A man is called girl, a girl is called woman, woman is called boy, boy is called butler, and butler is called rug. सर डी होगा। सर डी ऑप्शन, सर डी होगा। डी आंसर होगा। यस सर। यस सर डी होगा। यस सर डी होगा। सर पर बटलर तो लोगों का पर्सनल होता है। यस सर, वो सामान लादने वाला, सामान उठाने वाला, कूली टाइप थोड़ा सा। सर डी। और रोग क्या होता है? ये सर नहीं एक पता बहुत सर। अनडिसिप्लिन मैन, जो डिसिप्लिन में ना हो। ये तो बहुत सारे, इसके मतलब तो बहुत सारे हो सकते हैं वैसे। आई थिंक इसका आंसर तो इसका फ्रेंच में रेड होता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? एक फ्रेंच का वर्ड है। बॉय इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड रज भी बोलते हैं इसको वैसे। हु विल सर्व इन अ रेस्टोरेंट? ओके, रेस्टोरेंट में कौन काम करेगा भाई? बटलर। जो सर बटलर डी होगा, होगा। बॉय जो काम बटलर, करेगा। Yes, sir. बटलर नहीं सर, वो तो बटलर बॉय होता है ना, तो बॉय थोड़ी ना सर्व करेगा, डी होगा। वो तो चाइल्ड लेबर हो सर गया। रॉग, सर डी होगा ना ऑप्शन, क्योंकि बटलर को तो D उन्होंने होगा। बोला है कि रॉग बोलेंगे, तो बटलर को रॉग बोलने। तो रॉग जो होगा वो बटलर कहलाएगा, मतलब बटलर होगा। नहीं मुझे तो क्लियर नहीं हुआ भाई ये क्वेश्चन, रुक जाओ, मुझे कंफर्म करने दो, रुक जाओ 1 मिनट सोचने दो मुझे, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। सर रॉग सर्वेंट ही होता है, हाँ सर्वेंट ही होता है। सर बटलर जो है वही तो सर्व करेगा ना हाँ उसमें। ठीक है यही है, रज ही होगा, रग या क्या बोलते हैं इसको, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कोई बात नहीं स्पेलिंग सर, गलत है इंग्लिश तो आने वाली है। हाँ सर, यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, स्पेलिंग अलग से। रज ही बोलते हैं इसको, रज ही बोलते हैं आई थिंक। सर स्पेलिंग इज हाँ रॉन्ग। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, GU। सर जी अच्छा पहले हाँ, आना क्वेश्चन में और आंसर में गलत है। सर सही है सर। हाँ सर अच्छा हाँ, मतलब वो ऑप्शन और आंसर में कर लेता है, पर सर RO नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे होता चलते है। हैं। हाँ बटलर ही होगा, मतलब बटलर ही सर्वेंट होता है ना, तो बेसिकली हाँ तो यही होगा एक तरह, वो हाँ यही मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे लगता है ये डी था, डी सर, तो मार्क तो लगा दिया, डी है, डी, ठीक है, क्योंकि बटलर इज कॉल्ड रज, ठीक है, बटलर इज कॉल्ड रज, और बटलर ही काम करता है, तो ये डी आंसर होगा। सर रेक बोलते हैं, मॉड्यूल में क्या लिखा है इसका आंसर? मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है देखना पड़ेगा, चलो मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ो, यही आंसर होगा 29 का डी, ठीक है। लेकिन चलो तुम्हारे लिए मैं आंसर भी देख लेता हूँ, 29 का डी ही है, हाँ ठीक है, डी ही आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। और 1 मिनट रुक जाओ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एनटीएससी में से ही क्यों दीजिए? एनटीएससी में से दूं? यस सर। ठीक है चलो एनटीएससी में से देता हूँ। एनटीएससी में से
लेकिन एनटीएससी में तो सारे ऐसे ही क्वेश्चंस है, कुछ खास तो दिख नहीं रहा मुझे। एनटीएससी में बड़े स्ट्रेट क्वेश्चंस है, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो अभी हम लोगों ने देखा, वैसा वाला नहीं दिया हुआ है। ये देखो एनटीएससी वाला क्वेश्चन, अरे यार एक मिनट, ये रहा, ये एनटीएससी का क्वेश्चन देखो, 11th नंबर जो लिखा हुआ ना, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। री एग्जामिनेशन सर फॉर्मूला सर डी पार्ट डी पार्ट होगा सर डी पार्ट होगा सर, फर्स्ट टू अल्फाबेट्स के लास्ट टू अल्फाबेट्स बना दिया। कैसे कर दिया? फर्स्ट टू अल्फाबेट्स को लास्ट टू अल्फाबेट अरे एक बना एक दिया। बोलो ना, एक एक, किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे, किसी की आवाज सुनाई दे रही फर्स्ट टू है। अल्फाबेट्स को लास्ट टू अल्फाबेट्स बना दिया है, फर्स्ट दो अल्फाबेट्स को पीछे लगा दिया। फर्स्ट टू अल्फाबेट्स को लास्ट टू अल्फाबेट बना दिया, पर एक बार वो करके इंटरचेंज उल्टा करके। यस सर। अच्छा बस इतना ही है? यस सर, तभी तो एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशनर, तो रिफॉर्मर का फॉर्मरर। यस सर, फॉर्मरर है। अच्छा खाली इतना ही चेंज किया है कि पहले जो दो लेटर्स हैं और लास्ट के दो लेटर्स जो है, नहीं फर्स्ट वाली इसको शिफ्ट कर दिया है एक तरह से देखा जाए तो, ये आरई को ना यहाँ पे लाके रख दिया है, यहाँ पे इंटरचेंज करके रख दिया है। हाँ इंटरचेंज को, तो ये ईएक्स जाएगा यहाँ पर और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। आमिनेटर, आमिने, नहीं सर रिफॉर्मर का करना है सर। हाँ सॉरी रिफॉर्मर का करना है, तो दो लेटर जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा फॉर्मर और री, है ना, फॉर्मर, और उसके बाद री में भी ई आर कर देंगे, नहीं उल्टा कर देंगे इसको, आर ई को। यस सर। कौन सा है, कौन सा है? यस सर। डी आंसर है, इसका भी आंसर डी है। अरे कर लोगे ना, ये सब कर लोगे ना खुद से? यस सर। यस सर। घर पे प्रैक्टिस करना। सुनो एक और चैप्टर करते हैं इसका, ये घर पे खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि तुम्हें भी जितना टाइम लगेगा मुझे उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा इसको करने में, तो तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना घर पे। इसमें समझाने के लायक ज्यादा कुछ लगता नहीं है मुझे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेंट है, तो खुद से करना घर पे, सॉल्व प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, चैप्टर 6, ये है नंबर एंड रैंकिंग टेस्ट। ये भी वैसे ही है, कोई स्पेशल नहीं है इसमें भी। एक दो ही चैप्टर है मेंटल एबिलिटी में, एक दो नहीं बल्कि चलो 3-4 कह लो, 3-4 चैप्टर ही हैं जो मुझे एक्सप्लेन करना होगा, नहीं तो बाकी लगभग सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि तुम लोगों को खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, जरूरत ही नहीं है बताने की। चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, ये सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन, नंबर एंड रैंकिंग टेस्ट चैप्टर 6, ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। करो इसको सॉल्व, आंसर बताओ क्या होगा। सी सर 5 ऑप्शन सी 5 प्रेसिडेड बाय 3, प्रेसिडेड बाय 3 का मतलब प्रेसिडेड बाय पीछे होना चाहिए, और 4 अच्छा, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8 और 9। अच्छा जी, ये तो नहीं होगा, ये वाला सी पार्ट। हाँ सर सी पार्ट होगा सर, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसके आगे 3 और 4 तो है, ये वाला भी नहीं होगा, है ना, सर ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये हो जाएगा, ठीक है सर ये वाला, ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सर, ये नहीं होगा क्योंकि 8 आ गया। ये आ ये जाएगा, होगा, सर ये होगा क्योंकि 6 है बाद में, सर ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सर ये होगा, अगला इसका अगला वाला होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं ये वाला हाँ ये होगा, ये भी होगा, और ये लास्ट भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। देखो देखो मतलब उसके पीछे जो है ना 4 या 3 चलेगा, और आगे 8 और 9 नहीं आना चाहिए, तो ये सब होंगे, ये सब नहीं होंगे, जिसको मैंने कट कर रखा था। 1 2 3 4 5 सबने कर ही लिया होगा, समझ में आ ही गया सबको, इसमें बताने की जरूरत तो थी नहीं वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इसके अंदर, तो 1 मिनट रुक जाओ भाई, देखते हैं कुछ अलग तरह का क्वेश्चन। अब रो और वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मेंटल एबिलिटी है, बहुत ही सिंपल सा है, तुम लोग खुद से काउंट कर सकते हो आसानी से, आई थिंक उतना मुश्किल नहीं होगा ये लो, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ रो ऑफ ट्रीज, वन ट्री इज 11th फ्रॉम either end of the row, how many trees are there? 23
Yes sir 23. C 23 23 होगा कि 21 होगा? 21 होगा सर। 21 होगा सर 21 होगा 21 होगा। उसके पीछे 10 होंगे सर तो 21 देखो इधर देखो सब इधर उसके देखो आगे इधर 10 देखो। होगी, उसके पीछे 10 हाँ होगी और हाँ इंक्लूडिंग 1 एग्जैक्टली 21। एग्जैक्टली देखो देखो अब ये देखो सी की पोजीशन इधर से देखो चाहे इधर से देखो, लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो, तीसरी पोजीशन है ना, ठीक है, तीसरी पोजीशन है, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे भी कितने लोग होंगे, इसके पीछे 2 लोग होंगे, इसके पीछे इधर भी 2 लोग होंगे, राइट साइड में भी 2 लोग होंगे। तो अगर 11th ऐसे ही मान लो कि जैसे 8 लोगों की बात करें अगर हम किसी तरीके से जैसे इसी में कर देते हैं, काम करते हैं EFG ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब डी की पोजीशन देखो किधर से, चाहे लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो, कितनी है पोजीशन, चौथी पोजीशन है ना, इसका मतलब हुआ 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, समझ रहे हो। तो अगर मान लो 11th पोजीशन है, एक ट्री जो है उसकी पोजीशन अगर 11th है, 11th पोजीशन पे है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे 10 इधर होंगे, समझ रहे हो। और ये 11th पोजीशन पे ये खुद ही है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 21 हुए, समझ रहे हो इस तरीके से। हाँ तो इस यही चीज समझना था इसमें। सर एक टाइप से इस नंबर का डबल -1 है। चैप्टर हो गए क्या? क्या हुआ? ये देखो दूसरा क्वेश्चन करो सर हमने इसमें लेटर क्यों ली? हाँ पहले वाले क्वेश्चन सर बी सर 32 32 होगा सर। सर 32 यस सर 32। 7th रैंक है, इसका मतलब ऊपर 26 प्लस कितने लोग होंगे, 6 बच्चे होंगे है ना। 26 + 5 + 1 कर देंगे। 26 फ्रॉम बॉटम, 26 फ्रॉम बॉटम का मतलब ये हुआ कि नीचे इसके नीचे कितने बच्चे होंगे, इसके नीचे 25 हैं 26 है तो 25 बच्चे इसके नीचे होंगे, 25 स्टूडेंट्स इसके नीचे वाली रैंक के होंगे, और ऊपर जो है 6 बच्चे इसके होंगे, है ना, इस तरीके से देख सकते हो। और ये 7th पोजीशन पे तो ये बच्चा खुद ही है रोहन, तो कितना हो गया 32 बच्चे हो गए टोटल, समझ में आया ये। अरे भाई 7वीं पोजीशन है, Yes, sir. इसका मतलब 6 बच्चे इससे ऊपर होंगे, है ना, और नीचे से इसकी पोजीशन Yes, 26 sir. है, इसका मतलब 25 बच्चे इसके नीचे होंगे, ठीक है। तो 25 और 6 31 31 और खुद ये अब 7th पोजीशन पे, तो टोटल बच्चे 30 हो गए, समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर। वेरी गुड, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ये ना इसमें ज्यादा कुछ दिमाग चलाने वाली बात नहीं है, वैसे कई जगहों पे ये फार्मूला कराते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई फार्मूला वार्मूला की जरूरत नहीं है, ये बच्चा खुद ही जिसका थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि दिमाग चलता होगा वो आसानी से कर लेगा, इसमें कुछ इसमें मेरे ख्याल से समझाने लायक ज्यादा कुछ है नहीं। एक काम करते हैं, इसका भी NTSC का ना 1-2 क्वेश्चन करते हैं। सर फॉर्मूले से कंफ्यूजिंग ही और हो जाएगा। सर फॉर्मूले याद तक नहीं रहेंगे, एग्जाम के टाइम पे बहुत कम फॉर्मूले याद आते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन करते हैं NTSC का, ये लो, NTSC में आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे पहले नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन चलो बता दिया इस बार। हाउ मेनी फोर्स आर देयर? ए होगा सर 1 नॉट फॉलोड बाय 1 7। सर। सर 1 सर 1 वो लास्ट का 7 आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 सर ओनली भाई उसके पहले आना चाहिए। रुक जाओ, काउंट करने दो मुझे, ये वाला पार्ट नहीं होगा, केवल लास्ट में जो 5 4 6 है। सर लास्ट प्रेसिडेड बाय 4, ये वाला खाली यही होगा बस। यस सर, और कोई हो ही नहीं रहा। बाकी सब में वही दिया हुआ है, बाकी सब में वही है, आगे 5 है पीछे 7 है, यही है पहला आंसर 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है NTSC में, तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मुश्किल क्वेश्चन इसमें है कुछ, ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट तुम लोग वो घर पे खुद से ट्राई,
नहीं, खुद से घर पे ट्राई करना। मुश्किल क्वेश्चंस जो है ना, जो मतलब मुझे देखने से लग रहा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कि वो मुश्किल है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर है वो, अगर मुश्किल अगर वो है तो वो घर पे ट्राई करना, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं, मुझे पता भी नहीं एक्चुअली चल रहा है ना कि ये कौन सा मुश्किल है, जो मुझे देखने से लग रहा है, फीलिंग ऐसी आ रही है कि ये इजी होगा, तो वो क्वेश्चंस मैं पिक कर रहा हूँ कि जो जल्दी हो जाए सॉल्व। ऐसा ना हो कि जिस क्वेश्चन में 10 मिनट सर लग जाए। 40 सर 40 होगा सर, बी पार्ट। सर 40 होगा आंसर आंसर, जल्दी करो। 40 सर 40 40 हाँ, 40 40 16 बच्चे इधर, 40 सर, बी 30 बच्चे इधर, और ये आपके 30 बच्चे। 24 कर दे। आंसर। हो गया बच्चों, चलो क्लास ओवर, हो गया कंप्लीट। अब घर पे प्रैक्टिस करना तुम लोग। ओके सर एक सर। डाउट है, क्लास सर ओवर, चैप्टर 1 से एक डाउट है। ओके सर, बाय। बाय। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है, इफ a and b are two odd positive integers such that a is greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b upon 2 and a minus b upon 2 it is odd and the other is even. तो उसको ए है तो ए को तुम, ए और बी ऑड नंबर दिया हुआ है ना। यस सर, a और b odd है और a बड़ा है b से। ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगा। तो 2n प्लस 1 ले सकते हैं, हाँ ठीक है। सिर्फ हाँ। प्रूव ये करना है कि जो a प्लस बी अपॉन 2 है ना और a हाँ। माइनस बी अपॉन 2, हाँ। इन दोनों में से एक इवन है और एक ऑड है। एक इवन है और एक ऑड है, तो एक इवन है एक ऑड है, तो ये देखो a प्लस बी बाई 2 निकालोगे तो क्या निकलेगा इसमें, a प्लस बी बाई 2 निकालोगे तो ये निकल जाएगा तुम्हारा m प्लस n प्लस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा m माइनस n, ये m माइनस n आ जाएगा, ठीक है। अब m और n भी तो कोई इंटीजर्स है ना, m और n भी तो कोई इंटीजर है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। तो m और n अगर इंटीजर है तो दोनों अगर मान लो इवन हुआ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? यस सर। सुनो, Yes, हाँ सुनो, ये तुमने ये फॉर्म ले लिया, उसके बाद इसमें a प्लस बी बाई 2 निकालोगे ये निकलेगा, a माइनस बी बाई 2 निकालोगे ये निकलेगा। अब तीन बातें हो सकती हैं, ठीक है। या तो m और n दोनों इवन है, केस 1 कि m और n दोनों इवन है, तो इवन प्लस इवन इवन होता है, और इवन प्लस, अरे यार, इवन प्लस इवन इवन होता है, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और इवन माइनस इवन क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो अगर m और n इवन नंबर्स हैं तो m प्लस n क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पर, m प्लस n प्लस 1 जो है ये ऑड हो जाएगा, और m माइनस n क्या हो जाएगा, यस सर। इवन हो जाएगा, ठीक है। Even हो केस नंबर 2, m और n जो है इज m एंड n आर ऑड, तो ऑड होगा तो ये ऑड ये ऑड, तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन, इवन प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड, तो m प्लस n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड, और m माइनस n क्या हो जाएगा, है ना, इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही केस 3 लो, केस 3 में तुम लो कि एक इवन एक ऑड, है ना, केस 3 ले लो, केस 3 ले लो, m इज इवन एंड n इज ऑड, तो उस केस में m प्लस n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन, और m माइनस n क्या हो जाएगा, हाँ हो गया ना, तीन केस हो सकते हैं। एक डाउट है, बोलो सर इससे तो ये हमें पता चल रहा है ना कि a प्लस बी अपॉन 2 ऑड है। भाई तो सीधी, अरे a प्लस वही तो दिखाया यहाँ पर कि एक इवन है तो एक ऑड हो रहा है, यही तो हमें दिखाना है ना। तो m प्लस n प्लस 1 ऑड है तो m माइनस n इवन आ रहा है, m प्लस n प्लस 1 अगर इवन है तीसरे केस में तो m माइनस n ऑड आ रहा है, यही तो तुम्हें दिखाना है ना कि एक ऑड होगा एक इवन होगा। ये थोड़ी तुम्हें ये दिखाना है कि a प्लस बी बाई 2 ही इवन होगा और a माइनस बी बाई 2 ही ऑड होगा, कोई एक इवन है एक ऑड है, ये दिखाना है ना। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि सर जैसे a और b जो दोनों ऑड इंटीजर हैं और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑड इवन आता है, तो इवन डिवाइड बाय ए और बी को तुम कुछ नहीं कह सकते हो, ए और बी दोनों ऑड है, तुम कैसे कह सकते हो ए और बी दोनों, सर भाई हाँ दोनों ऑड है, तो ऑड सर जो ऑड का जो सम आता है, जैसे हम ले लेते हैं 7 और 5, तो हमेशा इवन ही आता है, ये हमने पढ़ रखा था। और सर इवन को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो फिर तो हो जाएगा, तो मतलब जो आया ये इवन नंबर ही आएगा। देखो इधर देखो, तो ये उससे प्रूव नहीं होगा, कैसे पता है, देखो तुम a ले लो 3, ठीक है, और b ले लो 3 प्लस 3 बाई 2 कितना होता है, बोलो सर a ग्रेटर देन b, उसने बोल रखा है कि b से बड़ा है। अच्छा ठीक है चलो 5 ले लेते हैं और फिर इसमें 3 ले लेते हैं, तो अब क्या होगा,
तब 4 हो 4 आ जाएगा। जाएगा। 4 ठीक है, Yes. 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, ए को ले लेते हैं 5 माइनस, अच्छा 5 नहीं ले सकते, कुछ और ले लो, मतलब 5 की जगह पे कुछ 9 और। और 5 ले लो, 9 और 5 ले लो। 9 माइनस 5 ले लो, ठीक है, 9 माइनस 5 ले लो अपॉन में 2, ये कितना आएगा, देखो 2 आ जाएगा, दोनों इवन आ गए। ठीक है, ये दोनों इवन आ अच्छा, गए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इस तरीके से लेकर के दिखाओगे ना तो पूरा केस क्लियर हो जाएगा। ओके सर, और सर लिखने का तरीका भी ऐसा ही मेरे होगा को ना एक हमारा? बात आपसे करनी थी। अरे ये पूछेगा ही नहीं, ये सब थोड़ी आता है बोर्ड एग्जाम में। सर आरडी का क्वेश्चन था तो हाँ तो आ सकता है ना? आरडी वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, वो ये क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, ये क्वेश्चन आउट ऑफ कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड से बियॉन्ड चला गया, ठीक है। हाँ लेकिन अगर ओके आता है तो सर। ऐसे लिख देना, अगर आता है तो ऐसे लिख देना, नंबर वंबर नहीं कटेगा इसमें। सर। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सही सर, ओके। सर इससे एक चीज याद आई है मुझे, मुझे आपको बताना था, 2 क्लास से भूल रहा हूँ मैं। क्या? सर मैंने 7 का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने से मैंने डिराइव किया है। हाँ हाँ, सर एक क्या बार है वो, सर उसमें होता क्या है कि उसके अंदर जो है ना एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, और वो मैं भूल चुका हूँ। आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा उस पे। ठीक है चलो, ये है नंबर मेरा। सर जस्ट अभी सेंड कर रहा हूँ मैं आपको। सर एक डाउट था, बोलो क्या है। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 बाई n प्लस 1। अरे रुको, फिर से बोलो, 1 बाय 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। ये समझ में आ रहा है मुझे कि कैसे लिखूंगा मैं, तुम मुझे बताओगे सही से तब तो आएगा। 1 बाय 1 माइनस n कैसे कह रहे हो, पहले 1 लिखो। 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। अच्छा ठीक है, ये रहा, हाँ ठीक है। प्लस 1 माइनस, प्लस, फिर से प्लस। यस सर, 1 माइनस 2 बाई n प्लस 1। 1 बाय 2 प्लस n, सर 2 बाई n प्लस 1। 2 बाय n प्लस 1 माइनस 2 बाय n प्लस 1, ये कह रहे हो? यस सर। हाँ ठीक है, सर अब करते समझ में आया। जाएंगे 1 बाय 3 बाय, हाँ हाँ 1 माइनस n बाई n प्लस 1। हाँ ठीक है चलो। हाँ तो ये कितनी बार आया, n बार आया ना, तो 1 1 1 कितनी बार आएगा, 1 1 1 कितनी बार आएगा, n बार आएगा, ठीक है। और ये देखो ध्यान से, बाकी जितने भी ये फ्रैक्शन वाले हैं ना, सबके नीचे है n प्लस 1, समझ में आ रहा है, और माइनस का साइन है सब में, और 1 प्लस 2 से लेकर के ये आएगा n तक, है ना। तुम्हें पता है ये क्या होता है, ये 1 से लेकर के n तक का सम क्या होता है पता है? ये होता है ये n into n plus 1 by 2, n into bracket n plus 2 divide plus 1 divide by 2। हाँ देखो ये, अब ये नहीं समझ में आया तो ये फार्मूला होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 1 प्लस 2 से लेकर के n तक का सम होता है n into n plus 1 by 2, और नीचे तो ये n plus 1 पहले से था ही, n plus 1, तो ये n plus 1 से n plus 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली n by 2 आंसर आ जाएगा, n by 2 आंसर होगा। ओके सर, ठीक है, ये हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें मैंने ऐसे ही बता दिया तो फिर अब ये इसका मतलब ये नहीं समझ में आया, ये एक्चुअली टाइम आएगा तो करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा अच्छी तरीके से, अगर अभी ना आया हो तो। वैसे कुछ बच्चों को पता होता है ये। चलो क्वेश्चन था, बोलो क्या है, जल्दी जल्दी। If D is तो मैं कहा था कि ये क्वेश्चन मॉड्यूल में था। क्या था क्वेश्चन? सर ये वाला जो भी किया है। ओके 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 ठीक है, अभी इसका टाइम नहीं आया ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये जब एपी कर लोगे ना तब 100% समझ में आएगा। वैसे कुछ बच्चों को पता होता है ये कॉन्सेप्ट। सर एपी कर चुका। अरे किसी बच्चों को डाउट है कोई, मैं लॉग आउट करूं? सर एक और कर सकते हो लोग। doubt sir. बोलो If बोलो D बोलो। if D is the HCF of 56 and 72, find D H is HCF of, एक मिनट, D is HCF of 60, 56 हाँ and 72. हाँ Find H and Y, satisfying D बराबर 56H plus 72Y. Also show that H and Y are not unique. 72 का HCF कैसे निकालते हैं? 56 इंटू में क्या लिखेंगे बोलो? 56 इंटू 1 जा प्लस कितना आएगा बेटा? 16,
फिर 56 को कैसे लिखेंगे? 16 3 जा 48 प्लस 8। 16 को कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 2 प्लस 0 हो गया। यही है HCF, 8 है HCF। क्या है HCF? 8 है। समझ में आ रहा है तुम्हें? अब देखो सुनो ध्यान से। अब इसमें तुम क्या करो कि यहां से ये 8 है HCF ना, तो इन दोनों को मैनिपुलेट करो, इन दोनों को। 8 को तुम क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना पहले इक्वेशन से, ये सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन से 8 को तुम क्या लिख सकते हो? पता नहीं है क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। देखो, एग्री करते हो इस बात से? यस सर। 8 को 56 में से 16 इंटू 3 माइनस कर देंगे, है ना? एक मिनट, लेकिन 56 को तो 56 ही रहने दो। 16 को तुम क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखना, यहां से 16 को क्या लिख सकते हो? देखो इधर देखो, 16 को 72 माइनस 56 इंटू 1। समझ रहे हो? यहां पर 16 को क्या लिख दिया? 72 माइनस 56 इंटू 1, और इंटू में 3 है। अब देखो, ये आ जाएगा 56 माइनस 3 इंटू 72, और ये आ जाएगा प्लस 56 इंटू 1 इंटू 3, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 8 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स 72, और ये आ जाएगा तुम्हारा 56 इंटू 4। 4 कैसे भाई? क्योंकि 56 3 है और 56 है, तो 56 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से 56 और इसमें से 56 कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 3 बचेगा जो कि 4 होता है। आ गया, यही है। तो ये HCF था तुम्हारा, और ये आ गया 56x, ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा y है। तो x इज इक्वल टू 4 हो गया, y इज इक्वल टू -3 हो गया। और एक बात और लिखी हुई है इसमें कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसका रीजन तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। सिंस 8 is equal to 56 plus 72y is a linear equation in two variable, linear equation in two variable which has infinitely many solutions. बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं इसके, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, देयरफॉर इट डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, है ना? और ये आ गया आपका चेंज करने का। वैसे ये बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत कम है, नहीं आता ये मेरे ख्याल से है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है देने का, ये तो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी तुमने अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है? और करते कैसे, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। जो HCF आया हुआ है वो देखो यहाँ से सेकंड स्टेप में आया हुआ है। यहाँ से ना तुम वैल्यू को उल्टा पुल्टा करो, मतलब ये 8 को तुम लिख दो 56 माइनस 16 इंटू 3, और फिर 16 की वैल्यू जो है वो 72 माइनस 56 इंटू 1 लिख दो, और बाद में मैनिपुलेट करके तुम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। और इस फॉर्म में अगर तुमने चेंज कर दिया तो उसके बाद तुम्हें x और y दिख जाएगा। तो ये करने का तरीका। हाँ सर, जैसे स्टेप में हमें मतलब इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेप ही दे रखे हैं, और सर जैसे हमें हॉलीडे होमवर्क मिला था उसमें सर एक यही क्वेश्चन था, उसमें 5 स्टेप्स आ रहे थे ऐसे ही। हाँ, तो 5 स्टेप में जाना पड़ेगा, वो फिर वो उल्टे साइड से जाना पड़ेगा सर। उसमें फिर हमें 5 के 5 लेने पड़ेंगे सिंपल, मतलब इस फॉर्म तक लाने के लिए। अगर 5 स्टेप में आ रहा है, जैसे इसमें 3 स्टेप हैं, तो 5 है तो चौथे स्टेप से स्टार्ट करोगे ना तुम। जैसे मैंने यहाँ पर 3 स्टेप हैं तो दूसरे स्टेप से स्टार्ट किया है, ठीक है? तो वैसे वहां पर 5 स्टेप थे तो चौथे स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। बाय। क्वेश्चन था, बोलो जल्दी बोलो, क्वेश्चन क्या है? हो गया टाइम। 1/2 स्क्वायर माइनस 1। 1/, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? 1/2 स्क्वायर माइनस 1। हाँ बोलो, फिर से बोलो। फिर 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस हाँ 1/4 स्क्वायर माइनस 1 हाँ प्लस टिल 1/20 स्क्वायर माइनस 1। हाँ, इसको लिख दो ऐसे 2 + 1 × 2 - 1, ठीक है जी? और अगले वाले को लिख दो 4 + 1 × 4 - 1। क्या बनेगा ये? ऐसे ही करते जाओ। 1/20 + 1 20 - 1, समझ रहे हो? ये बन जाएगा तुम्हारा 1/3 × 1, ये बन जाएगा 1/5 × 3, ये बन जाएगा 1/21 × 19, ठीक है जी? समझ रहे हो? और ध्यान से देखो, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई इश्यू तो नहीं है। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है? और ये आ जाएगा 2 को तुम लिख दो 3 - 1 अपॉन में 3 × 1। अगले वाले को लिख दो 5 - 3/5 × 3। अगले वाले को लिख दो 21 - 19, फिर लिख दो 21 × 19। समझ रहे हो? इस तरीके से ये डॉट 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 जा रहा है, डॉट 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 डॉट। उसके बाद क्या करो, अलग अलग करके लिख दो फ्रैक्शन को।
फ्रैक्शन को अलग अलग करने का मतलब है 3 अपॉन में 3 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 3 1 से 1 कैंसिल 1/3 हो जाएगा। ऐसे लिखा जा सकता है 3 माइनस 1/3 इंटू 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम खुद से सोचना आ जाएगा। फिर 5 अपॉन में 5 इंटू 3 5 अपॉन में 5 इंटू 3 जो कि 1/3 हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन में 5 इंटू 3 जो कि 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही चलता जा रहा है, एंड में आएगा 1/90 माइनस 1। सीरीज हो गई। ठीक है जी, टेलीस्कोपिक नहीं बोलते इसको, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सबसे छोटा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है ये भी किसी पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू में 1 माइनस 1/21 होगा जो कि 20/21 होता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10/21, है ना। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। देख लेना एक बार रिकॉर्डेड वीडियो, देख लेना नहीं समझ में आया हो तो। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। हाँ चलो बच्चों, लॉग आउट करता हूं मैं। ओके बाय। ओके सर बाय। ओके सर बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू।